अभी के लिए तुम इतना समझ लो, वो एक ऐसी काली शक्ति है या साया है जो सबके लिए खतरा है। तारा की बात से छलावा ने हताश होते हुए कहा, तारा, अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगी तो अभी कौन हमारी मदद करेगा? छलावा के इस तरह घबराने से तारा ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना, उसकी टक्कर का ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ और मैं करूंगी भी। तुम परेशान मत हो। और मैंने उसे समझने के लिए एक तरीका सोचा है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो क्या है। तरीका? कैसा तरीका? इस बार अनन्या ने चौंकते हुए सवाल किया। छलावा के इस तरह घबराने से तारा ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने कहा उसकी टक्कर का ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ और मैं करूंगी भी। तुम परेशान मत हो और मैंने बंजारन को जानने के लिए एक तरीका सोचा है। तरीका? कैसा तरीका? इस बार अनन्या ने चौंकते हुए सवाल किया। अनन्या के इस तरह चौंकने पर तारा ने अनन्या को गौर से देखते हुए कहा, बस है एक तरीका। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तारा के इस तरह बोलने से अनन्या ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, वैसा ही जैसा उपाय तुमने पुजारी जी को दिया था। अनन्या की इस बात पर तारा बहुत शांति से बोली, समझ लो उससे बेहतर। और अनन्या, हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। इन दोनों की बातों के बीच में छलावा बोला, तारा, तुम पहले हमें बताओ तो सही वो कौन सा तरीका है और उसके लिए हमें क्या करना होगा। क्या पुजारी जी की भी जरूरत है इसमें? लेकिन तारा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। तारा के इस तरह मना करने पर छलावा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? पुजारी जी तो हमारे साथ हैं। छलावा की बात पर तारा उसे समझाते हुए बोली, देखो, मैं जानती हूँ पुजारी जी मेरे साथ हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी को कोई झूठी उम्मीद बंधे अभी से, क्योंकि अभी हम उस बंजारन से निपटने का उपाय नहीं कर रहे हैं। अभी हम उस बंजारन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए मैं नहीं जानती कि क्या होगा या क्या नहीं, और मान लो मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाई तो सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि इन लोगों की उम्मीद टूटे, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है ना, तो इंसान पर क्या गुजरती है ये बात मुझसे अच्छी कौन समझ सकता है। तारा की इस बात से सभी सहमत दिखाई दे रहे थे। विकी ने फिर से पूछा, तारा, बताओ भी कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम पता लगा लोगी कि वो बंजारन क्या है। विकी के इस सवाल का तारा जवाब देती उससे पहले ही घर के बाहर से सुमेर की आवाज आती है और सुमेर घर के भीतर आता है। उसकी नजर अंदर बैठे सब पर पड़ी, साथ ही सुमेर को देख सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सुमेर ने देखा तारा भी उन लोगों के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। तारा को वहां देखकर सुमेर ने हैरानी से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब पुजारी जी ठीक कह रहे थे, तुम यहीं रुक गई हो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम शाम होने से पहले लौटना चाहती हो, फिर तुम यहाँ कैसे? तारा ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहीं रुक गई। मैं जाना चाहती थी, बल्कि मैं निकल भी चुकी थी जाने के लिए, लेकिन फिर गांव के माहौल को देखते हुए मुझे लगा मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए, बस इसलिए मैं रुक गई। तारा की बात सुनकर सुमेर ने ध्रुव और बाकी सब पर एक नजर डालते हुए तारा से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तारा, अगर तुम्हें गांव में रहना ही था तो तुम हवेली आ जाती या मुझे कॉल कर दिया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाता। चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम यहाँ गांव में रुक रही हो। सुमेर की इस बात पर तारा ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माफ करिएगा सुमेर, लेकिन मैं आपके साथ हवेली नहीं आ सकती। मैं यहीं अनन्या और बाकी सबके साथ रहने वाली हूँ। तारा की बात पर सुमेर ने हैरानी से पूछा, यहाँ? लेकिन यहाँ क्यों? मेरा मतलब है यहाँ पहले से इतने लोग हैं, और वैसे भी तुम हमारे परिवार के लिए खास हो। तुम मेरी मेहमान हो तो तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना चाहिए, और बाबा भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया है। मैंने उन्हें जब बताया कि तुम पाली आई हो तो उन्हें अच्छा लगा, उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सुमेर की इस बात को सुनकर तारा कुछ कहती उससे पहले अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, क्यों सुमेर, आपको क्या लगता है, क्या हम तारा की देखभाल नहीं कर सकते, या आपकी मेहमान हमारे यहाँ रहे तो हम उसकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे? अनन्या की ये बात सुनकर सुमेर ने अनन्या को बड़े ध्यान से देखा और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। अनन्या, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मेहमान का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी।
लेकिन तुम लोग यहाँ ऑलरेडी बहुत से लोग हो और जगह भी उतनी नहीं है यहाँ। ऊपर से तारा भी रहेगी तो उसे भी असुविधा होगी। तारा ने सुमेर की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं है सुमेर, बल्कि मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ अनन्या के साथ। मुझे लगता है मैं और अनन्या हम दोनों की बहुत अच्छी जमने वाली है। और वैसे भी जगह दिल में होती है, घर में तो अपने आप बन ही जाती है। चिंता मत करिए, मैं आपको जरूर परेशान करूंगी। दरअसल आपको तो पता ही है कि मैं अमरपुरा में टीचर हूँ, तो कल मुझे वहां जाना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे मेरे इंतजार में परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो कल हम दोनों चल सकते हैं वहां पर। सुमेर ने जवाब में कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो हम वहां पर चल सकते हैं, और यहाँ तक कि तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तुम सीधा मुझसे कह सकती हो। और मुझे और अच्छा लगता अगर तुम घर आती। तारा ने सुमेर की बातों को और भावनाओं को समझते हुए कहा, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके यहाँ, मुझे भी तो अंकल से मिलना है। बचपन में जब वो आते थे उसके बाद से मुझे नहीं याद मैं कब मिली, और तुम तो बचपन से बाहर हो ना, तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। तारा और सुमेर की बात सुनकर जुल्मी, जो चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसने अपने बगल में खड़े विक्की से बोला, बताओ, तारा नहीं जाना चाहती कि छोटे मालिक उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं? और ये चुड़ैल सजनी, इसे कोई नहीं ले जाता यहाँ से। अरे इसे भी तो कोई ले जाओ। सजनी, जो कि पता नहीं कब जुल्मी के पीछे आकर खड़ी हो गई थी, वो जुल्मी की सारी बात सुन चुकी थी। उसने जोर से अपना पैर जुल्मी के पैर पर दे मारा और जुल्मी दर्द से चीख पड़ा, हाय अम्मा, हमारा पैर तोड़ डाला। और जुल्मी की अचानक इस तरह चीखने से सबका ध्यान जुल्मी की तरफ चला गया। ध्रुव ने जुल्मी को घूर कर पूछा, ये क्या नौटंकी है जुल्मी, चीख क्यों रहे हो? जुल्मी सजनी की तरफ देखते हुए बोला, अचानक लगा जैसे मेरे पैर पर कोई नागिन आ गई हो। ध्रुव ने इधर उधर देखते हुए कहा, नागिन? क्या बकवास कर रहे हो जुल्मी? सजनी ने कहा, अरे कोई नागिन नहीं है, ये जुल्मी है ना, बड़ा आया नाजुक कली। अरे मेरा थोड़ा सा पैर क्या छू गया, इसकी चीख निकल गई। अगर सच में कभी एक घूसा ही मार दिया तो कहीं स्वर्ग ना सिधार जाएगी। सजनी की बात पर सब हंसने लगे और सुमेर का ध्यान सजनी की तरफ गया। सुमेर ने सजनी से कहा, सजनी, तुम अब तक यहीं हो, अपने घर नहीं गई? सुमेर की बात पर सजनी हड़बड़ाकर बोली, मालिक, मैंने सोचा इन लोगों को भी मेरी जरूरत है खाना पीना बनाने के लिए, और मुझे भी यहाँ अच्छा लगने लगा है काम करने में, इसलिए मैं रुक गई। सजनी की ये बात सुनकर सुमेर ने विकी की तरफ देखते हुए कहा, रातों रात तुम्हारा घर गेस्ट हाउस बन गया। देखो तो, इतने सालों से वीरान पड़ा था, रातों रात इतना हरा भरा हो गया। सुमेर की इस बात पर विकी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या करे सुमेर, हमारी तरह हमारा ये घर भी बहुत फ्रेंडली है। जो भी एक बार यहाँ आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। विकी की इस बात से सुमेर ने तंज करते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम लोग यहाँ आकर यहीं के होकर रह गए हो और अब लौटने के कोई आसार नहीं दिख रहे। क्यों, सही कहा ना मैंने? ध्रुव ने सुमेर के तंज का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं। क्यों, सही कहा ना? ध्रुव की बात पर सुमेर घूर कर उसको देखता रहा। तभी तारा ने बीच में बात बदलते हुए कहा, सुमेर, आपको कोई जरूरी बात करनी थी, आप यहाँ भी कह सकते हैं। तारा की इस बात पर सुमेर ने एक बार ध्रुव और बाकी सब पर नजर डाली और फिर तारा को देखकर बोला, तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार तुमसे मिलने आए थे, तब तुमने कहा था कि हमें जल्द से जल्द कुएं के लिए मजबूत ढक्कन बनवाने होंगे। तारा ने सुमेर की आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ याद है, तो क्या हुआ उसका? सुमेर ने जवाब में कहा, तो वो कुएं का ढक्कन हमने बनवा लिया है। अब जबकि तुम यहाँ इसी गांव में हो तो हमें इस काम को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। सुमेर की इस बात पर तारा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। जब सुमेर ने दोबारा से तारा कहकर बोला तब जाकर तारा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कल मैं अमरपुरा से कुछ खास सामान लेकर आऊंगी जिससे हम कुएं के ढक्कन को बंद कर सकेंगे। लेकिन कहने के बाद तारा चुप हो गई तो सुमेर ने पूछा, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? तारा ने उसी तरह गंभीरता से सोचते हुए कहा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या उस कुएं में किसी ने झांक कर देखा है क्या? मेरा मतलब, उस कुएं के अंदर क्या पानी अभी भी है? इस बात का जवाब सुमेर के पास नहीं था, क्योंकि सुमेर तब गांव वापस आया था जब उसके पिता सज्जन सिंह की तबीयत खराब हो गई थी, और तब तक उस कुएं को महागुरु देवदत्त ने बंद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने वशीकरण किया था। तब से अब तक वो कुआं बंद ही था।
उसका ढक्कन तो तब खुला जब विक्की, ध्रुव और अनन्या इस गांव में आए, इसलिए सुमेर ने याद करते हुए जवाब में कहा, जहां तक मुझे लगता है कुछ दिन पहले इसका ढक्कन खुला है, लेकिन किसी ने इसके अंदर तो नहीं देखा होगा। छलावा बीच में बोला, सही कह रहे हैं मालिक, भला किसकी हिम्मत होगी उस कुएं के अंदर झांकने की। कुएं के अंदर झांकना मतलब सीधा बंजारन से सामना, इसलिए गांव के किसी आदमी ने इस कुएं के अंदर क्या ढक्कन खुलने के बाद आज तक नहीं देखा था। सुमेर ने कहा, ठीक है तारा, तो मैं अब चलता हूँ। अब तुम्हें यहीं रुकना है तो तुम रुको, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोलना। इतना कहने के बाद सुमेर वहां से चला गया। सुमेर के जाते ही सब फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन छलावा के मन में अभी भी वही बात चल रही थी। उसने तारा से पूछा, तारा, तुम बता रही थी कि बंजारन को पहचानने का तुम्हारे पास कोई तरीका है, तो बताओ वो क्या तरीका है। तारा के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने जवाब में कहा, हाँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बंजारन आखिर क्या बला है, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले उससे जुड़ी हुई कोई चीज चाहिए। अगर उसका कोई सामान मिल जाए तो मैं भी उससे कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये होगी अगर उसके शरीर से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो उससे भी काम हो सकता है। तारा की ये बात सुन सब सोच में पड़ गए कि आखिर बंजारन से जुड़ी हुई चीज कोई कैसे ला सकता है। विकी ने मजाकिया लहजे में कहा, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम मुर्गी की जगह मुर्गे से अंडे देने की अपेक्षा करें। विकी की ये बात सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान जरूर आई, लेकिन तारा ने उसी गंभीरता के साथ कहा, नहीं, ये मुर्गे से अंडे की अपेक्षा करने जैसा बिल्कुल नहीं है। विकी, इसका भी उपाय मेरे पास है। अनन्या तुरंत बोली, इसका क्या उपाय है तुम्हारे पास? तारा ने सबके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम लोगों को तो पता ही है कि बंजारन की जल समाधि बनाई गई थी, यानी उस कुएं के पानी में उसकी समाधि बनाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस कुएं में उसकी लाश पड़ी होगी। बंजारन की लाश के बारे में सुनकर सबके होश उड़ गए। विकी ने हैरानी से कहा, लेकिन तारा, इन 20-25 सालों के बाद भी क्या उसकी लाश अभी भी वहां पड़ी होगी? ऐसा कैसे संभव है? तारा ने विकी की इस बात पर उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इन 20-25 सालों में बंजारन की क्या किसी की भी लाश डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन उसकी हड्डियां तो उसी कुएं में पड़ी होंगी ना। और अगर हमें वही हड्डियां मिल जाएं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो इस धरती पर किस रूप में है। तारा की बात सुन सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये वाकई नामुमकिन काम है। अनन्या ने हैरानी के साथ कहा, ये नामुमकिन है? वहां उस कुएं में तुम्हें कोई हड्डियां नहीं मिलने वाली। अनन्या की बात सुन तारा ने कहा, लेकिन अनन्या, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता हड्डियां उस कुएं में नहीं है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, तारा, चलो मान लो कुएं में हड्डियां हैं, लेकिन ये बताओ कि पूरे गांव में, चलो गांव छोड़ो, आसपास के गांव में भी किसकी इतनी हिम्मत है जो उस कुएं में उतरकर बंजारन की हड्डियां ढूंढेगा? तारा, तुमने देखा है ना बंजारन का मौत का निशान मिलने भर से लोग कितने खौफ में हैं, और तुम उसकी हड्डियां ढूंढने की बात कर रही हो। अनन्या की बात वाकई में सच थी, इसलिए तारा भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तब छलावा ने कहा, अनन्या की ये बात तो सही है। इस गांव में अगर किसी ने उस कुएं के आसपास भी जाते हुए देख लिया तो ही बवाल हो जाएगा, उसके अंदर तो कोई नहीं जाएगा। तो तारा, इसका मतलब अब हम पता नहीं लगा सकते कि वो बंजारन क्या है? तारा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बिल्कुल पता लगा सकते। अभी भी एक तरीका है। जुल्मी, जो काफी देर से शांत बैठा हुआ था, तारा की एक और उपाय वाली बात सुनकर बोला, हमको ऐसा लगता है जिस तरह से तारा जी उपाय पर उपाय बता रही हैं, उससे हमको लग रहा है अमावस्या से पहले ही कुछ लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं। ध्रुव ने जुल्मी की बात पर कहा, अरे तारा, जुल्मी के सामने उस कुएं की कोई भी बात मत करो, क्योंकि इसको उस कुएं से बहुत डर लगता है। पिछली बार जब ये गया था तो कुएं के पास पहुंचते ही बेहोश हो गया था। कहते हुए ध्रुव हंसने लगा और सजनी भी हंसने लगी। तब तारा ने बड़े गंभीर अंदाज में कहा, सोचने वाली बात यह है कि अगर बंजारन का शरीर जल समाधि के बाद डिकम्पोज हुआ होगा तो वो कुएं के पानी में ही तो मिला होगा। छलावा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कोई मुझे बताएगा ये डिकम्पोज क्या होता है? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, डिकम्पोज नहीं, डिकम्पोज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश।
तो जब कोई आत्मा शरीर त्याग देती है तो वो शरीर इन पंच तत्वों में मिल जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिकम्पोज होना कहते हैं। छलावा के मन की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, लेकिन इसका बंजारन के शरीर से क्या लेना देना? तारा ने सबको समझाते हुए कहा, देखो, बंजारन की जल समाधि कुएं में बनी, इसका मतलब उसका शरीर डिकम्पोज होकर कुएं के पानी में मिल गया होगा। यानी वो कुएं का पानी एक तरह से बंजारन का अंश है, और अगर हमें वो कुएं का पानी मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बंजारन क्या है। तारा की ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। विक्की ने कहा, इसका मतलब ये है कि हमें उस कुएं से पानी निकालना पड़ेगा? तारा ने कहा, बिल्कुल, और ये काम हमें कुएं का ढक्कन बंद करने से पहले ही करना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।